बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री है। इसमें जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो तफसील है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम इसको एंजॉय कर सकते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फिर हम टॉपिक को आगे ले जा सकेंगे ताकि जिन्होंने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स डायनामिक्स को अटेंड नहीं कर सके उनको ये थोड़ा सा समझ में आ जाए। थर्मोडायनेमिक्स असल में थर्मो जो है, थर्मो हीट को कहते हैं, एनर्जी को कहते हैं, और डायनामिक्स जो है ये डायनेमा या पावर से आया है। तो ये जो है डायनामिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम ये पढ़ रहे होते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को हम पढ़ रहे होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को हम पढ़ रहे होते हैं। ये असल में ये ब्रांच है, ब्रांच ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री है। थर्मोकेमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री है, थर्मोकेमिस्ट्री की ब्रांच है, इसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स है उनके 4 लॉज हैं, 4 लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के। हम सिलेबस के मुताबिक ओनली एक लॉ ही पढ़ रहे होते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब यह है कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं, ना हम एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये है द एनर्जी कैन neither be created nor destroyed। हम नहीं कर सकते हैं destroyed, but it can be changed। हम चेंज कर सकते हैं क्या? इसकी फॉर्म। It can be changed from one form to other, from one form to other, एक से दूसरे फॉर्म में अदर। हम इसको चेंज कर सकते हैं, फॉर्म इसकी चेंज कर सकते हैं। इस एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता हम अगर डिफ़ाइन करना चाहते हैं हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन इस तरह भी की जा सकती है, द लॉस ऑफ एनर्जी, द एनर्जी लॉस बाय सिस्टम इज गेन्ड बाय सराउंडिंग। हम सिस्टम जो लॉस हुआ है, वो जो सिस्टम है वो कहाँ चला गया? वो एनर्जी कहाँ चली गई? वो एनर्जी चली गई है, किसके पास चली गई? वो सराउंडिंग के पास चली गई है। बट टोटल सिस्टम, चेंज इन टोटल सिस्टम, बट
change in total system, change in total system, टोटल जो सिस्टम चेंज हुआ है बट चेंज इन टोटल सिस्टम विल बी जीरो। जो टोटल जो चेंज हुआ है बट द चेंज टोटल चेंज विल बी जीरो, बट टोटल चेंज विल बी जीरो, सिस्टम नहीं, टोटल, बट टोटल चेंज विल बी जीरो, विल बी जीरो। तो जो सराउंडिंग से एनर्जी निकली है, चली गई है, तो जो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी, बट टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसमें हमने ये देखना होता है कि जो चेंज इन एनर्जी ऑफ यूनिवर्स है, चेंज इन एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ये आ गया है, चेंज इन एनर्जी ये किसके लिए है, ये यूनिवर्स के लिए है, इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम है और चेंज इन एनर्जी ऑफ सराउंडिंग है, ये आ जाएगा चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगा, फिर प्लस कर देते हैं चेंज इन एनर्जी ऑफ सराउंडिंग आ जाता है, सराउंडिंग आ जाता है, ये जो टोटल आ रहा है ये ज़ीरो है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं वो वैल्यूज़ क्या है, वो ज़ीरो होती हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन अ सिस्टम इधर गिव ऑफ और गेन एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी क्या होते हैं, वो चेंज हो जाता है। इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन एनर्जी इज absorbed by system, energy absorbed by system or released by system, released by system, energy absorbed या released by system। तो इस दौरान जो है इंटरनल एनर्जी के चेंज होने की वजह से या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है या एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती हैं। जब इसका मतलब ये है कि हीट जो है, हीट, इसका मतलब यह है कि हीट या एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है, तो वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम और बाय सराउंडिंग, और बाय सराउंडिंग, या तो सराउंडिंग ने वर्क किया है या फिर सिस्टम ने वर्क किया है, सराउंडिंग ने वर्क किया है या सिस्टम ने वर्क किया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि या तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग और वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। सो द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, अब अगर हम टोटल चेंज देखना चाहते हैं वो क्या है, हीट है और वर्क डन है। सो द total change in energy, total change in energy is sum of heat absorbed, heat को absorb किया and work done, और work done, और ये वर्क डन हुआ, वर्क डन होने की वजह से यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल जाता है। इस इक्वेशन को हम मैथमेटिकली इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसका मतलब ये है, तो इसको क्या कहते हैं, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है,
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो डेल्टा ई लिखा है, ये जो Q लिखा है, ये जो W लिखा है, ये क्या है? ये मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसमें हमने देखना होता है कि वर्क डन हुआ है। वर्क हैज़ टू बी डन। वर्क कब डन हो जाता है? वर्क कब डन होता है? वर्क डन होता है जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। जब वॉक अपस्टेयर्स, जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, जब कार मूव कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है वर्क डन हो रहा है। और इसी तरह फिर एक इलेक्ट्रॉन इज forced to move far from nucleus, या फिर हम ये देख रहे होते हैं। और इसके साथ हम अगर ये देखना चाहते हैं कि वर्क हैज़ टू बी डन जब हम स्टोन थ्रो करते हैं फ्रॉम द माउंटेन। ये सारे हम जब वर्क देख रहे होते हैं तो ये सब का सब जो है ये वर्क कहलाता है। और वर्क के लिए हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, वो ये है, वर्क असल में ये है कि हम पढ़ रहे होते हैं द फोर्स applied force to move object to cover distance, इसको हम वर्क कहते हैं। अगर हम देखते हैं वर्क है, ये फोर्स लगाया, ये डिस्टेंस हुआ। लेकिन आम तौर पे अगर हम अब इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक कंटेनर ले रहे हैं, यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया है। अब इस कंटेनर का ये जो पिस्टन है, इसके अंदर यहाँ गैस मौजूद है, तो ये हो जाएगा V1। अब इस गैस को हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने की वजह से ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? पिस्टन पर फोर्स डाल रहे हैं, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। इनकी काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने की वजह से ये पिस्टन पर फोर्स डाल रहे हैं, तो पिस्टन ने अब डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है? ये गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? ये एक्सर्ट प्रेशर है, ये प्रेशर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको वर्क कहते हैं। जब प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है और प्रेशर फिर यहाँ फाइनल वॉल्यूम से चीज़ें इनिशियल वॉल्यूम के तरफ जा रही हैं, इसको हम लिखते हैं P लिखते हैं, फिर डेल्टा लिखते हैं, फिर V लिखते हैं। इसको प्रेशर वॉल्यूम चेंज कहते हैं। ये भी इसको फिर हम केमिस्ट्री में इस वर्क को पढ़ रहे होते हैं, इसकी हम तफसील पढ़ रहे होते हैं, इसको हम देख रहे होते हैं। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बातें हमने डिस्कस करनी थी और इसमें ये चीज़ें क्लियर हो गई है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। एक होता है स्टैंडर्ड स्टेट है, एक होता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है। तो नेक्स्ट हम जो हमारा जो टॉपिक है
उसका नाम है स्टैंडर्ड स्टेट और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड स्टेट और एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज ये हमने देखना है कि स्टैंडर्ड स्टेट हमारे क्या होते हैं और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होते हैं। ऐसा फिजिकल स्टेट, अगर हम कोई भी फिजिकल स्टेट है, द फिजिकल स्टेट at 25 degree centigrade and 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये स्टेबल स्टेट है, इसको जो है इसको हम स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। द फिजिकल स्टेट at 25 degree centigrade and 1 atmospheric pressure is called standard state। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट है। इस स्टैंडर्ड स्टेट को हम डेल्टा एच नॉट से जाहिर करते हैं। यहाँ पे हम इसको इट is denoted as delta H नॉट। यहाँ पे डेल्टा तो चेंज के लिए है और H जो है ये इंथैल्पी के लिए है। यहाँ पे अगर हम इंथैल्पी को हीट कांटेंट कहते हैं, हीट कांटेंट अगर कहते हैं तो ये भी सही रहेगा। तो ये हीट कांटेंट है। ये सारी जो चीज़ें हैं जो सबस्क्रिप्ट में जो सुपरस्क्रिप्ट डिग्री साइन है, ये फिर स्टैंडर्ड स्टेट को जाहिर कर रहा है। जो ये जो है ये इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट जो साइन है ये शो करता है कि स्टैंडर्ड स्टेट को, ये स्टैंडर्ड स्टेट को शो करता है। ये फिर हम स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में फिर बता रहे होते हैं कि इसको स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। ये इसका ये मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। अगर हम अब इन सब को कलेक्टिवली देखते हैं तो इसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इसको कहते हैं। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हो गया है। अब हम ये देखते हैं कभी एंथैल्पी चेंज से यहाँ क्या मुराद है। हम ये क्या बताना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released or absorbed during a chemical reaction, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर, इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज और इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन इसको कहते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन हो गया है। यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm होना चाहिए। हम जब इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। इसी तरह अगर हम सब्सटेंस कोई लिखना चाहते हैं जबकि हम कहते हैं कि इसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है, तो आम तौर पे जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है इसका जो यूनिट लिखा जाता है ये किलोजॉल पर मोल है। इसका जो यूनिट लिखा जाता है वो यूनिट है किलोजॉल पर मोल है, किलोजॉल पर मोल है। ये फिर ऐसा लिखा जाता है, किलोजॉल पर मोल लिखा जाता है। इसमें हम अगर ये बताना चाहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर हमने नेगेटिव साइन लिखना होगा। अगर हम ये बताना चाहते हैं कि एंडोथर्मिक है फिर हमने पॉजिटिव साइन लिखना होगा। अगर हम ये बताना चाहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो फिर जब हम डेल्टा H0 लिखते हैं तो हमने फिर वैल्यू के साथ माइनस साइन लगाना होगा। और अगर हम एंडोथर्मिक बताना चाह रहे हैं, अगर हम एंडोथर्मिक बताना चाह रहे हैं तो फिर ये डेल्टा H के साथ पॉजिटिव साइन लगाना होगा। ये सारे का सारा एक्सोथर्मिक से रिलेटेड और एंडोथर्मिक से रिलेटेड। मिसाल के तौर पे अगर हम पानी की फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ हाइड्रोजन लिख रहे हैं, फिर ऑक्सीजन लिख रहे हैं और साथ में पानी लिख रहे हैं, तो यहाँ अगर कोई स्टैंडर्ड एंथैल्पी की वैल्यू लिखना चाहते हैं, कोई हमने इसकी जो वैल्यू है, जो इस दौरान जब ये पानी को हम बना रहे थे तो यहाँ पे हमने माइनस साइन लिखना होगा, यहाँ पे हमने माइनस साइन लिखना होगा। माइनस साइन का मतलब ये है कि इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी इवॉल्व हो जाती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ये शो कर रहा है। तो ये हमने नेगेटिव साइन लिखना होगा। नेगेटिव साइन से फिर हमें ये पता चल जाता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये सारी बातें हमने देखनी होती हैं। इसी तरह अगर हम इसका अपोजिट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर इसको इस तरह लिखते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है इसको तोड़ना है और इसको इस शक्ल में लेके आना है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू तो वही आएगी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, जिससे हमें ये पता चल रहा होता है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इससे फिर हमें ये पता चलता है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके साथ साथ अगर हम ये देखना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या है, हम अब ये देखना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। हम ये देखना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या है। ये देखने के लिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि हमने पहले तो इधर डेल्टा H लिखना होगा, पहले हमने इधर डेल्टा H लिखना होगा, ये स्टैंडर्ड के लिए है, और ये जो है ना एटॉमाइजेशन के लिए है कि हम जो काम कर रहे हैं ये काम किसके लिए कर रहे हैं,
ये एटम के लिए कर रहे हैं, तो ये फिर एटम के लिए हो जाएगा। इसमें इसका मतलब यह है, अगर हमारे पास 1 मोल एटम्स है, 1 मोल एटम्स है एट स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम। अब हम इसको एटम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एनर्जी required to convert into atoms, एटम्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती हैं ताकि हम इसको आयनाइजेशन हम इसकी करवा सकें, इसको हम एटम्स को कन्वर्ट कर सकें। इसी तरह फिर दूसरा आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आता है। फॉर्मेशन में ये है कि हम ये देखते हैं कि दो चीज़ें हैं आपस में मिल गई हैं, इनके मिलने की वजह से कौन सी चीज़ बनी है और इस दौरान कोई एनर्जी रिलीज़ हुई है या नहीं हुई है। जब हम ये सारी एनर्जीज देख रहे होते हैं तो फिर इसको जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि जो कंपाउंड है वो कैसे बना है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक मोल एटम है, एक मोल कंपाउंड बना है, फॉर्म्ड, एक मोल कंपाउंड बना है। इस बनने के दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या इवॉल्व हुई है, उस एनर्जी को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है? अब अगर हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना होगा। यहाँ पे हमने देखना होगा डेल्टा H है और ये जो है ये यहाँ पे कंबशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हमने चीज़ों को जलाना है, इसके जलाने की वजह से जो हीट इवॉल्व हो रही है उस अमाउंट ऑफ हीट को फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन का नाम दिया जाता है। और हम अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात अगर हम करते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अगर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे फिर हमने डेल्टा H लिखना है और ये जो है ये हमने जो सुपर स्क्रिप्ट है ये लिखना है और साथ में हमने एक छोटा सा n लिखना है। ये फिर इसका सुपर स्क्रिप्ट से जो नीचे हो जाएगा ये इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एक थर्मोकेमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें आम तौर पे हम ये पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है,
बिल्कुल इसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है कि एनर्जी को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम एनर्जी को दोबारा बना सकते हैं, ना हम इसको बना सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक शक्ल से दूसरे शक्ल में हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम अगर रूटीन लाइफ में देखते हैं, रूटीन लाइफ में जो सन की जो एनर्जी है वो एनर्जी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सन की एनर्जी ख़त्म हो गई, हमने डिस्ट्रॉय कर दी या प्लांट्स ने डिस्ट्रॉय कर दी है, बल्कि प्लांट्स ने उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया है। उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया है, जो खुराक की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है, न्यूट्रिशन के शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है। अब उसको जो जानवर है, जो हलाल जानवर है, जो बकरियां हैं, वो खा रहे हैं, तो उनके खाने की वजह से वो एनर्जी उनके बॉडी में चली गई है, उनके बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब उनके बॉडी में जो प्रोटीन बन रहा है, जो मीट है और इनका जो, उसको जब ह्यूमन बीइंग्स खा रहे होते हैं तो वो एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है। तो एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल लेना चाहते हैं तो हाइड्रोकार्बन हमें फॉसल फ्यूल्स, पहले फॉसल्स जब लिविंग थिंग्स के शक्ल में थे तो उनके अंदर एनर्जी मौजूद थी। ये एनर्जी उन्होंने कहाँ से ली है? अब ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये ह्यूमन बीइंग्स ने बकरी के गोश्त से और जानदारों के जो हलाल जानदार हैं उनके गोश्त से, या वो सब्ज़ी जिसको ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं उनको खा लिया। उनको खाने के बाद उनके बॉडी में वो एनर्जी बन गई है, महफूज हो गई है। अब इस एनर्जी को मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल भी कर रहा है, हाथ हिला रहा है, एनर्जी यहाँ पे ख़र्च हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। अब ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये डेड बॉडी हो गए हैं। अगर हम जो हाइड्रोकार्बन्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरीज़ के तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ये है कि अब ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, ये कई सैकड़ों और हज़ारों साल पहले ज़मीन के अंदर धंस गए। उनके धंस जाने के बाद उनके ऊपर मिट्टी और प्रेशर पड़ता रहा। इस मिट्टी और प्रेशर के पड़ने की वजह से उनके जो बॉडीज़ थे वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए। फिर हमने उन फॉसिल्स, उनकी बॉडीज़, ये पेट्रोल में कन्वर्ट हो गया, ये क्रूड ऑयल की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। फिर इस क्रूड ऑयल को हाइड्रोकार्बन्स को निकाला गया। इनको निकालने के बाद इसको फिर रिफ़ाइन करवाया गया। रिफ़ाइन करवाने के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से पेट्रोल को अलग किया गया, डीज़ल को अलग किया गया। अब इन पेट्रोल के अंदर अब वो एनर्जी छुपी हुई है, रिज़र्व फॉर्म में मौजूद है। हम उस पेट्रोल को यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल्स में ये पेट्रोल अब जा रहा है। पेट्रोल जाने के बाद ये जो है उसके अंदर जो मशीनरी है, वो जो इंजन है, अब उस इंजन में इस इंजन में चेंज लेके आ रहा है, उस इंजन के पिस्टन को मूव करवा रहा है, जिसकी वजह से अब ये इंजन मूव कर रही है। तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। अब ये एक शक्ल से दूसरे शक्ल में ये चीज़ें कन्वर्ट होती जा रही हैं। ये यहाँ पे हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये बात बताई गई है। इसमें ये होता है कि हमें जो एनर्जी लॉस बाय सिस्टम या गेन बाय सराउंडिंग, लेकिन टोटल चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है। कोई पूरे यूनिवर्स में जो चेंज है उसमें फ़र्क नहीं आएगा। अलबत्ता जो इंटरनल एनर्जी है वो अगर चेंज हो रही, इंटरनल एनर्जी चेंज है जब एनर्जीज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम और रिलीज्ड बाय द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी कब चेंज हो रही है? इंटरनल एनर्जी कब चेंज हो रही है?
जब या तो सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या सिस्टम एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो हम ये भी कहते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम आर बाय द सराउंडिंग। जब भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही होती है, या तो सिस्टम वर्क कर रहा है या सराउंडिंग वर्क कर रहा है। इंटरनल एनर्जी के चेंज होने की वजह से वर्क डन हो रहा होता है, काम हो रहा होता है, वर्क हो रहा होता है, या तो वो सिस्टम वर्क कर रहा है या वो सराउंडिंग वर्क कर रहा है। जैसा कि अब ये इंटरनल एनर्जी है, अब ये जो इंटरनल एनर्जी है, इस इंटरनल एनर्जी किन दो बातों पे डिपेंड कर रही है? हीट पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि इस हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, और साथ साथ वर्क डन भी हो रहा है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में अब ये हीट है, ये हीट अब कहाँ जा रही है? ये हीट इस सिस्टम में एंटर हो रही है। जब ये हीट इस सिस्टम में एंटर हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ये हीट की एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ये जो दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गई? इसके कन्वर्ट होने का मतलब यह है कि जो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई है। तो ये हीट है, ये इस हीट की वजह से इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई है। काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने की वजह से वर्क डन हुआ है। वर्क डन किस तरह हुआ है? ये जो काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने की वजह से इस पिस्टन पर प्रेशर पड़ रहा है। पिस्टन पर प्रेशर पड़ने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से जब हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो इसको वर्क डन कहते हैं। इसलिए इसको हम मैथमेटिकली डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखते हैं। तो वर्क डन कब हो रहा होता है? जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है। किस तरह हो रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स कर रहे हैं कि वो वहाँ से निकल जाए, या हम कार को मूव कर रहे हैं तो ये वर्क डन हो रहा है, या हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो ये वर्क डन हो रहा है। तो वर्क को हम किस तरह डिफाइन कर रहे होते हैं? ये फोर्स है। जब फोर्स अप्लाई हुआ है तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसकी ये एग्जाम्पल हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरी की पूरी जो तफसील है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये पूरी तफसील हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम इधर देखते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या है, ये हम अब इस को डिस्कस करने के लिए हमने अब हमारा जो अगला टॉपिक है, इस अगले टॉपिक में हम अब ये देखने जा रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। कोई भी फिज़िकल स्टेट है, कोई भी फिज़िकल स्टेट है, अगर वो फिज़िकल स्टेट स्टेबल है, किस टेम्परेचर पर स्टेबल है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? वो 1 atm है। और इस फिज़िकल स्टेट, ये जो फिज़िकल स्टेट है जब स्टेबल होता है, इसके स्टेबल होने की इस स्टेट को कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट हो गया है जिसमें फिज़िकल स्टेट ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करते हैं। इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर कोई भी जो फिज़िकल स्टेट है वो स्टैंडर्ड स्टेट कहलाता है। मिसाल के तौर पे पानी है, पानी हमने रूम में रखा हुआ है। अब रूम का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे जो प्रेशर है वह 1 atm है। अब ये जो पानी की ये जो फिज़िकल स्टेट है, अब इसको स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। ये स्टैंडर्ड स्टेट कहलाता है। तो इसको स्टैंडर्ड स्टेट कहना है। इट इज़ डिनोटेड एज डेल्टा एच सुपरस्क्रिप्ट साइन, जो साइन है सुपरस्क्रिप्ट का। तो डेल्टा जो है चेंज के लिए है और एच जो है यहाँ पे ये किसके लिए है? ये जो एच है ये एंथैल्पी के लिए है। एंथैल्पी का मतलब ये बनता है
कि ये हीट कंटेंट है। और इसके ऊपर जो छोटा सा जो नॉट के शक्ल में जो छोटा सा डिग्री के शक्ल में लिखा हुआ है, इसको सुपरस्क्रिप्ट साइन कहते हैं। ये स्टैंडर्ड के लिए यूज़ होता है कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है, तो इसलिए हम इसको डेल्टा एच नॉट लिखते हैं या डेल्टा एच सुपरस्क्रिप्ट 0 लिखते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, वो कहाँ रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको हम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atm है, ये जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन इसको कहते हैं। इसके जो यूनिट है वो किलो जॉल पर मोल है। या फिर इसको अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो वैल्यू के साथ माइनस लिखना होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो तब हमने पॉजिटिव का साइन लिखना होगा। ये हमने इसमें ये चीज़ें देखनी होती हैं। अगर हम हाइड्रोजन गैस है, ये 2 मोल हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं और 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इस रिएक्शन की वजह से जो पानी बन रहा है, वो जो पानी है, उस पानी के दौरान हीट इवॉल्व हो रही है। कितनी हीट इवॉल्व हो रही है? 285.8 किलो जॉल पर मोल, इतनी हीट इसमें से इवॉल्व हो रही है। अगर इतनी हीट इवॉल्व हो रही है तो इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर हम यही काम उलट करते हैं, उलट में हम ये है कि पानी ले रहे हैं और हमने पानी को हमने तोड़ना है। तोड़ने के लिए आम तौर पे हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए से हमने अगर इसको तोड़ना है, तो फिर हाइड्रोजन गैस बन रहा है और साथ में जो है ऑक्सीजन गैस भी बन रहा है। 2 मोल हाइड्रोजन गैस बन रहे हैं और 1 मोल ऑक्सीजन गैस बन रहा है। तो इस दौरान देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम आम तौर पे यहाँ पे हल्का सा स्पार्क दे रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी दे रहे हैं। ये जो थोड़ी सी एनर्जी है, ये इसके साथ हमने प्लस का साइन लिखना है, पॉजिटिव साइन लिखना है, किलो जॉल पर मोल भी साथ में लिख रहे होते हैं। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको तोड़ने का अमल नहीं कहते हैं। यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल नहीं टूटा है, यहाँ पे तो पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जो वैन डर वाल फोर्स है, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टूटने की वजह से, वैन डर वाल फोर्स के टूटने की वजह से सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हम पूरे मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं। इस पूरे मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये फिर प्लस का साइन लिखा जाता है। प्लस के साइन लिखने का मतलब ये है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर हम आते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी एटोमाइजेशन, यहाँ किसी भी एलिमेंट को एटम में कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास 1 मोल एटम है, 1 मोल एटम है, अब उस 1 मोल एटम को 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm जो स्टैंडर्ड स्टेट है, उसमें अगर हम गर्म कर रहे हैं, अब इस एटम को आयन में कन्वर्ट होने के लिए कि इस एटोमाइजेशन है। एटोमाइजेशन में ये होता है कि 1 मोल एलिमेंट है, 1 मोल हमारे पास एलिमेंट है, 1 मोल एलिमेंट है। इस 1 मोल एलिमेंट को एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। इसी तरह अगर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के तरफ आते हैं, फॉर्मेशन का मतलब ये है कि हम कोई कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं। हम कोई कंपाउंड बनाने के लिए हमें अब 1 मोल कंपाउंड हम बनाना चाह रहे हैं। इस दौरान हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं और 1 atm
एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम रखते हैं। जब हम 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दौरान जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, इस प्रोडक्ट के तैयार होने के दौरान जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई है या जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई है, इसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। फिर अगर हम आते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन के तरफ, कंबशन का मतलब है जलाना। कंबशन, अगर हमारे पास 1 मोल कोई भी कंपाउंड है, वो 1 मोल के बराबर है और उस 1 मोल कंपाउंड को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं और साथ में हम 1 atm प्रेशर रखते हैं। इस दौरान हम जब उस चीज़ को जलाते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ टूट जाती है, वो कंपाउंड टूट जाता है, या हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके जल रहा होता है, कंबशन का प्रोसेस हो रहा होता है, इस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और उसके लिए जो साइन यूज़ होता है डेल्टा H सुपरस्क्रिप्ट होता है, नीचे छोटा सा C हम लिख देते हैं जो कंबशन को शो कर रहा होता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में अगर हम आ जाते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में ये है कि हमने एसिड भी लेना है, हमने बेस भी लेना है, दोनों का रिएक्शन करवाना है, लेकिन ये दोनों जो है 1-1 मोल के बराबर होना चाहिए और इनका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm होना चाहिए। जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो इस दौरान जो हीट इवॉल्व हो रही हैं उस अमाउंट ऑफ हीट को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।